या कोई मूवी रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके बारे में है जिन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा के सितारों को बल्कि भारतीय सिनेमा की सोच को बुलंद किया। अगर इस वक्त मेरी आवाज उन मालिकों तक पहुंच रही है तो वो सुन लें कि हमें ये शिकायत नहीं है कि उनके ड्राइंग रूम के गुलदान फूलों से क्यों सजे हैं। हमें ये शिकायत है कि हमारे आटे के कनस्तर खाली क्यों हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा दौर जब भारतीय फिल्मों के नायक अपनी प्रेमिका की बाहों की मदहोशी में खोकर मनाली और कश्मीर की वादियों में खो जाया करते थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दुनिया में क्या हो रहा है, समाज किस दर्द से होकर गुजर रहा है, इनको इस बात की एकदम खबर नहीं रहती थी। ऐसे दौर में दो ऐसे लेखक आते हैं जिन्होंने पर्दे पे इश्क नहीं इंसाफ की आग लगा दी, जिन्होंने सताए हुए मजदूर के उबलते हुए खून और सड़क पर पड़े किसी घायल बूढ़े के प्रति सरकार की बेरुखी से पैदा हुआ गुस्सा एक नायक के भीतर भर दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और इसी तरीके से जन्म होता है एंग्री यंग मैन का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन सलीम जावेद डुओ की। सलीम जावेद सिर्फ लेखक नहीं थे, ये दोनों अपने जमाने के स्टार थे। ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स खुद ही जाकर प्रोड्यूसर से गुहार लगाते थे कि मुझे सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म में काम करना है। ऐसे दौर में जब किसी लेखक की फीस एक फिल्म के लिए 5,000 10,000 हुआ करती थी, सलीम और जावेद एक फिल्म के लिए 2.5 लाख 3 लाख और 4 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। After 9 months, we signed the film in 2 lakhs, and the next film was not in 2.5. The next film was in 5. The third film was in 10. इनके बारे में एक मशहूर किस्सा ये है कि जब यश जौहर अपनी फिल्म दोस्ताना अमिताभ बच्चन के साथ बना रहे थे, तो सलीम खान और जावेद अख्तर को ये बात पता चलती है कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तब सलीम खान और जावेद अख्तर ने जाकर यश जौहर के सामने 21 लाख रुपए की डिमांड रख दी थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये रकम उनको मिली भी। तो मैंने उनको फ़ोन किया जिस दिन फिल्म साइन की, उस दिन मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि याद है अबरार साहब के एक मरतबा मैंने आपसे कहा था कि स्टार के बराबर पैसे लेगा, तो कह रहे हाँ भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने कहा वो एक्चुअली गलत था, मैंने स्टार से आज ज़्यादा पैसे। अगर हम बात करें सलीम खान साहब की, तो सलीम खान साहब का जन्म इंदौर में हुआ था और वो ऐसा बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के लिए लव लेटर लिखा करते थे और उनका सपना था मुंबई में आकर एक्टर बनना, और वो एक्टर बनने के सपने को लेकर ही मुंबई आए थे। मैं अपने दोस्तों के लव लेटर्स लिखा करता था। अच्छा। तो दैट वाज द ओनली राइटिंग आई डिड इन इंदौर। राइट। और जब मैं बॉम्बे आ गया तो वो सब बर्बाद हो गया, वो सबके सब। सलीम खान साहब मुंबई में मरीन गेस्ट हाउस में 55 रुपया किराया देकर अपने एक रूममेट के साथ रहने लगे। सलीम खान साहब बताते हैं कि उनका पहला सपना यही था कि वो इस पूरे कमरे का किराया अकेले दे सके और अकेले इस कमरे में रह सके। सलीम खान साहब जब मुंबई आए तो उनको बहुत जल्दी अपनी पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था बचपन, लेकिन ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली और कुछ ही दिनों में थिएटर से उतार दी गई। सलीम खान साहब को प्रोफेसर, रामू दादा, ननिहाल जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और यहाँ तक कि उन्होंने शर्ट और सिगरेट के विज्ञापन भी किए। लेकिन सलीम खान साहब को एक बात रियलाइज करने में टाइम नहीं लगा कि एज एन एक्टर उनका करियर बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। सलीम खान और जावेद अख्तर साहब की मुलाकात सरहदी लुटेरा फिल्म के सेट पर हुई थी। I was working in a film, सरहदी लुटेरा। सरहदी लुटेरा। हाँ, SM सागर प्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ मेरी मुलाकात। नहीं, आप हीरो थे उस फिल्म के? हाँ, उस फिल्म का मैं हीरो था। इस फिल्म में सलीम खान साहब मुख्य किरदार की भूमिका में थे। हालांकि ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के दौरान सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब की अच्छी दोस्ती हो गई और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद ही जावेद अख्तर साहब बांद्रा में आकर रहने लगे, जो कि सलीम खान साहब के घर से थोड़ी ही दूर पर था। अब इन दोनों लेखकों की मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी और कार्टर रोड पे बैठकर ये दोनों लेखक घंटों कहानियां डिस्कस किया करते थे। क्या कि टचवुड दोनों ही बेरोजगार थे, तो वहाँ मुझे एक दोस्त के घर में रहने को मिल गया जो इनके घर के पास था। तो अब उसने रहने को कर दिया था, बाकी जिम्मेदारियां तो मेरी नहीं लेती ना। तो इनके घर जाने का क्या दो फायदे, तो इनसे मुलाकात हो जाती है और रात का खाना अच्छा मिल जाता था। तो ये चक्कर में हम लोग अक्सर मिलने लगे थे। फिर हम वहाँ पैरापेट पे जाके बैठते थे, इसलिए जाने को कहीं था नहीं, वहीं पर कहानियां वहानियां सोचते लगे। उन दिनों SM सागर साहब, जो कि सरहदी लुटेरा फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जावेद अख्तर साहब के घर आया करते थे। एक दिन जब वो जावेद अख्तर साहब के पास आए तो जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब दोनों लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने इन दोनों से बात की कि मैंने एक फिल्म खरीदी है जिसका स्क्रीन प्ले मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम दोनों उसकी घोस्ट राइटिंग कर दो तो मैं सर्टेन अमाउंट आप लोगों को दे दूंगा। SM सागर वापस एक खोटे सिक्के की तरह वापस आ गए हमारी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों की स्क्रीन प्ले लिख दो।
तो हम दोनों ने साथ में घोस्ट राइटिंग की, जिसके 2500। Ghostwriting? हाँ, घोस्ट राइटिंग। So you didn't get credit for नहीं, that movie? पूरे 2500 इन्हें मिले और पूरे 2500 मुझे। बहुत क्या हाँ, तो पैसा बरस रहा था उससे। मालामाल। मालामाल। मुझे याद है जिस दिन पैसे मिले मैं चाइनीज फूड खाया उस दिन। तो सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब ने पहली बार उस फिल्म के लिए घोस्ट राइटिंग की और इन दोनों लोगों को उस फिल्म के लिए 5000 रुपए मिले और उस फिल्म का नाम था अधिकार। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो सुधीर वाही नाम का एक व्यक्ति सलीम और जावेद को ये रिकमेंड करता है कि भाई रमेश सिप्पी साहब ने खार में एक नया ऑफिस खोला है और उनको नए राइटर्स की तलाश भी है, अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को शायद काम मिल जाए। सिप्पी फिल्म्स में जाने के बाद सलीम और जावेद को काम मिल जाता है और यहीं से उनकी किस्मत पलट जाती है और ये दोनों सिप्पी फिल्म्स के लिए 8 साल काम करते हैं। अंदाज पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सलीम जावेद ने ऑफिशियली साथ में काम किया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और इसी के साथ ही हाथी मेरे साथी, सीता और गीता जैसी फिल्में भी लिखी। लेकिन एक दिन एक ऐसी फिल्म आती है जिसका नाम होता है जंजीर और इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में नायक की अवधारणा को चेंज करके रख दिया। To be honest, we were not aware that these characters have some socio-political or socio-economic relevance. We were writing characters which were fascinating us because we were true to the character. We were not trying to make a masala film. Right. We were true to the character, so we never allowed a hero to do a thing which is out of his character. उस ज़माने में जो फिल्में बनी थी उसमें हीरो जो था बहुत ही पैसिव हुआ करता था, हर चीज़ को मान लेता था और टॉर्चर सहता था, सारी जातियाँ जो बर्दाश्त करता था, उससे लोग इरिटेट हो गए थे जी। तो दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट इरिटेशन। इससे पहले 50 और 60 के दशक की फिल्में रोमांटिक प्लॉट वाली हुआ करती थी जिसमें नायक गाना गाया करता था, डांस किया करता था, लेकिन जंजीर ने इन सारे सिनेरियोस को चेंज करके रख दिया। इनफैक्ट इस फिल्म के मेन हीरो विजय का कोई भी गाना इस फिल्म में नहीं था और यही वो कारण था जिसकी वजह से देवानंद साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब तब बात बोलो साहब। कहते हैं जब देवानंद साहब ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया तो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब बहुत चिंतित थे कि अब कौन इस फिल्म को करेगा। लेकिन सलीम खान और जावेद अख्तर ने अपने घर के पास वाले सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था मुंबई टू गोवा और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखते ही वो अपने फिल्म जंजीर के नायक को पहचान गए थे। जंजीर का जो रोल था, when we approached Amitabh Bachchan, we very strongly felt that it was ideal casting के जंजीर का रोल अमिताभ जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। हालांकि उस टाइम पे कई मरतबा प्रोड्यूसर्स ने जिनको हमने कहानी बेची थी, दे फेल्ट इट के इट इज़ इकोनॉमिकली नॉट वायबल एंड फिजिबल, so we approached different people, not that we never approached। जंजीर फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के पोस्टर पर फिल्म के डायरेक्टर का नाम, अमिताभ बच्चन साहब का नाम, प्राण साहब का नाम, जया भादुरी का नाम था, लेकिन फिल्म में कहीं भी इस फिल्म के राइटर्स का नाम नहीं था। और जब सलीम खान साहब को ये बात पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक रात सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब दारू पी के बकायदा एक आदमी को हायर करते हैं जिसने पूरी मुंबई में घूम घूम कर इस फिल्म के पोस्टर्स पर फिल्म के राइटर्स का नाम लिखा था। आइडिया वैसे सलीम साहब का था, मेरा कम था। ये सब इस तरह के आइडिया थोड़ी बात है। कल एक काम करो, 2 जीप लो, जितने मुंबई में पोस्टर बोर्ड कियोस्क लगे सब पे कहीं भी रिटन बाय सलीम जावेद पुट दो। इसमें ऑब्वियसली परमिशन नहीं ली थी। ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, वो जो आदमी थे वो दारू पिए हो गए, अब वो रात भर बेचारे बिना दारू पी कैसे काम करें। तो थोड़ी देर बाद उन्हें ये भी होश नहीं रहा क्या करें। तो कहीं अमिताभ बच्चन की नाक के ऊपर, कहीं प्राण के माथे पे, कहीं जया के गाल पे, कहीं भी लिखा हुआ। तो जब सुबह लोग उठे तो देखा हर पोस्टर पर प्रिंटेड है रिटन बाय सलीम जावेद। टोटल सन्नाटा। इसके बाद भारतीय सिनेमा की दिशा को चेंज करने वाली 2 फिल्में आती हैं जिनका नाम होता है दीवार और शोले। दीवार और शोले के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों ही सलीम जावेद ने लिखी थी और दोनों ही फिल्म एक ही साल रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्म बहुत ही ज्यादा बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन शोले फिल्म के लिए सलीम और जावेद को कोई भी अवार्ड नहीं मिले थे, जबकि दीवार फिल्म ने उस साल के सभी अवार्ड जीते थे और दीवार फिल्म आज भी फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और स्क्रीन प्ले के मामले में दीवार फिल्म को आज भी एक मील का पत्थर कहा जाता है। दीवार ओवर शोले नहीं, स्क्रीन प्ले दीवार का बेटर है। देखिए, गॉन विद द विंड, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, ये वो फिल्में हैं जिनके आपको कई कैरेक्टर याद हो, एक नहीं कई याद हो। दुनिया में कोई फिल्म नहीं है हिस्ट्री में जिसमें एक फिल्म के इतने कैरेक्टर लोगों को 50 बरस याद हो, एड्स में यूज होते हो, स्टैंड अप कॉमेडी में याद होते हैं, दूसरी फिल्मों में उनका रेफरेंस होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दीवार फिल्म की स्क्रिप्ट
इन दोनों लेखकों ने सिर्फ 20 दिन में लिखी थी। अभी तक बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों राइटर्स का अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रहा था, लेकिन सवाल आता है कि क्या इन दोनों से कोई गलती नहीं हुई, क्या इन दोनों ने कोई खराब फिल्में नहीं लिखी? तो उसका जवाब है हाँ हुई, और उस गलती का नाम था ईमान धर्म। आज तक जिन किताबों पर हाथ रखकर तुम झूठी कस्में खाते रहे, उन्हीं किताबों पर हाथ रखकर आज पूरे ईमान और श्रद्धा के साथ सच्ची कस्में खाओ कि अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। ईमान धर्म फिल्म एकदम से नहीं चलती है और बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। भाई प्रतिद्वंदियों को भी थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो भाई इन दोनों से कोई तो चूक हुई, लेकिन उसके बाद लगातार डॉन, मिस्टर इंडिया और त्रिशूल जैसी फिल्में आती हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों राइटर्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक करवाती हैं। सलीम जावेद की एक और खासियत ये थी कि इन दोनों की नायिकाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी, इंडिपेंडेंट होती थी। वो सिर्फ नायक का दिल बहलाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो एजेंसीज और कंपनीज चलाया करती थी। तो सब कुछ सही चल रहा था। बॉलीवुड के सिनेमा के इतिहास के 2 महानतम लेखक जो अपने लेखन की पीक पर थे और उनसे स्क्रिप्ट्स को लिखने में बेयर मिनिमम मिस्टेक्स हुआ करती थी, एक दिन ऐसा आता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो दोनों म्यूचुअली ये बात डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ में काम नहीं करेंगे, और इसकी ना कोई हवाबाजी होती है, ना एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, ना एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। बस सिर्फ सन्नाटा कि अब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ऑफिशियली नहीं दिया जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि ये कहीं ना कहीं तो ये होना ही था। एवरी पैकेट हैज गॉट एन एक्सपायरी डेट, बट इट हैपेंड अ लिटिल प्रीमैच्योरली, एंड आई थिंक आई कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ बेटर मैनर. व्हेन आई लुक बैक, आई कुड हैव सेव्ड इट, एंड आई टोटली ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट. अरे क्या बात है? नहीं, इसलिए आई टेल यू वन थिंग, इसलिए नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज I could have averted those, I could have bypassed certain things. अभी I can only think with this maturity. बॉलीवुड के ऐसे 2 महान लेखक जिन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग की पावर के चलते खड़ा किया था, और समाज की कई ऐसे दबे कुचले ऐसे वर्ग से आने वाले नायकों को खड़ा किया था, छोटे छोटे किरदारों को जीवंत किया था जिन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, वो अब साथ में काम नहीं कर रहे थे, और वक्त हो चला था एक युग के अंत का। सलीम खान और जावेद अख्तर के आपस की रिश्ते की बात करें तो सलीम खान जावेद अख्तर के लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह थे। जावेद अख्तर साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि सलीम खान साहब और उनकी वाइफ, वो दोनों हमेशा पेरेंट्स की तरह जावेद साहब का ख्याल रखा करते थे, और जावेद साहब ने भी जिंदगी भर प्यार और इज्जत बनाए रखी। I think it's extremely magnanimous of him and extremely decent of him to be so kind. The fact is that whatever good we have done together. And if anything went wrong, that responsibility is also mutual. It's very decent of him that he's saying it that way, but only a very good person can talk like that. सेपरेशन के बाद सलीम खान साहब ने ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चालू कर दिया, और जावेद अख्तर साहब ने अपनी अलग इंडिपेंडेंट फिल्में लिखना चालू की और अलग तरीके से अपने करियर को दिशा दी। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारी बात यहीं तक थी। हम तो बस आज इतनी सी बात करने आए थे कि एक ही धरती के 2 अलग अलग हिस्सों से आए हुए 2 कलम के मुसाफिरों ने जब अपनी लेखनी को एक किया तो हमें कितनी सारी यादें और कितना बड़ा इतिहास खड़ा करके दे दिया। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों कि जब तलक भी जिए मशले जला के जिए। तो we were the best till we were together, indeed, and that will remain like that. इन्होंने साथ में मिलकर 24 फिल्में लिखी, जिसमें से 22 ब्लॉकबस्टर या कहें कॉमर्शियली सक्सेसफुल थी, और इन्हीं के चलते भारतीय सिनेमा के 70 और 80 के दशक को लेखकों का दौर यानी कि एज ऑफ राइटर्स कहा गया। अगर आप लोग वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको एक लाइक जरूर दे देना, और भाई मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने 70-80 के दशक के फिल्मों को एंजॉय किया है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एंजॉय किया है, जो सिनेमा को समझना चाहते हैं और ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं। आप लोगों को सलीम जावेद द्वारा लिखी गई कौन सी फिल्म पसंद है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों के दिमाग में और भी कोई वीडियो आइडिया हो या इस तरीके की कोई और कहानी आप लोगों को जाननी हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। मैं चलता हूं जावेद अख्तर साहब की डच गॉड एग्जिस्ट वाली बहस देखने। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।